जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों आज बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है और ये वीडियो हम आज रात में 1 जुलाई 2022 को 1:53 पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की है इस पूरा टाइप करके इसको जो है आपके एग्ज़ाम के काबिल बनाने की, जिससे कि आपका पेपर में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं देना करते हुए। तो ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना यहाँ पे 1780 से 81 ईस्वी के बीच में होती है और इसकी स्थापना जो वारिंग स्टीन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है। अब यहाँ पे बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1790 से 1791 ईस्वी के बीच में होती है। हम 90 से 91 से ले लिए हैं क्योंकि कई किताबों में 90, कई में 91 दिया गया, इस वजह से हम दोनों रख लिए हैं इसमें। तो इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापना की थी। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना कम समय हमारे पास है कि अभी इसका जो है इतना कि हम डिटेल में आपको बता नहीं सकते। तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट आपको डिस्कस करते चलते हैं। इसके बाद कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कलकत्ता फोर्ट विलियम, ऊपर वाला क्या है कलकत्ता मदरसा है, नीचे वाला फोर्ट विलियम है। ये 80 है, इसके 20 साल बाद जस्ट ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। बीच में संस्कृत है, इसके बाद जस्ट आ जाएगा हिंदू। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में की थी और उसके 2 साल बाद 1819 में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका जो है इजी नोट्स में दिया गया है कि विवेकानंद ने की थी, जो कि विवेकानंद गलत है, जो कि विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसके काफ़ी साल बाद का है, तो ये उसके पहले कर ही नहीं सकते। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 से 1833, ये 20 साल का था। फिर उसके बाद आता है मैकाले का विवरण पत्र एवं बेंटिक का संकल्प, जो कि 1835 है। एडम्स रिपोर्ट की बात करें तो ये 3 साल की थी, 1835 से 1838। इसमें से पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को आई थी और दूसरी 23 दिसंबर 1836, ये लगातार 1 साल बाद, और इसके बाद तीसरी 1 साल गैप करके 1838 में आई थी। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच यानी घोषणा पत्र की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1854 में प्रकाशित किया गया था। इसमें कुल 100 अनुच्छेद थे और इसके अन्य नाम से महाधिकार पत्र, आदेश पत्र और आज्ञा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देसी भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को इसका माध्यम बनाया गया है। अब बात करें तो यहाँ पे बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, ऐसा इसमें बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा 19 जुलाई 1854 में की थी। कंपनी के मतलब समझ रहे हैं आप। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग, इसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब हंटर कौन थे, यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, इसका नाम विलियम हंटर था, इस वजह से इनके नाम के आधार पर यहाँ पे हंटर आयोग इसका नाम रखा गया। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1882 ईस्वी में होती है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब सदस्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे इसमें टोटल 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे। प्रतिवेदन की बात करें तो इस रिपोर्ट में 600 पृष्ठ थे। यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आती है 1898 में। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन इन्हीं के उसमें शासनकाल में हुआ था, जो कि 1901 में हुआ था। अब इसके अंतर्गत क्या था, ये 15 दिन तक चला था और इसमें 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन, इसके जस्ट 1 साल बाद आया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, अध्यक्ष थे थॉमस रेले। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904, यानी इसके जस्ट 2 साल बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। अब बात करते हैं सैंडलर आयोग 1917, इसका एक अन्य नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जो कि 1917 में बनाया गया था। इसके अध्यक्ष माइकल सैंडलर थे और जो माइकल सैंडलर जो थे ये लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे। सैंडलर आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1919 ईस्वी में, जो 13 भागों में इजी नोट्स में दिया गया है, लेकिन 17 भागों में किताब में, जो कि हमारी अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक हमने ली थी, उसमें 17 भागों में दिया गया है। अब अगर क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में अगर 17 नहीं रहता तो आपको 13 पे टिक कर देना है। उसके बाद ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना 1920-21 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं। ब्रिटिश संसद ने रॉयल कमीशन, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में की थी। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। रॉयल कमीशन या साइमन कमीशन कुछ भी पूछेगा तो उसकी स्थापना 1927 में की थी। जैसा कि आपको पता होगा कि 1927 में साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था, 1928 में भारत आया था।
इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू किया गया था। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन 1937 ईस्वी में किया गया था कि महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन जो कि गुजरात में हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1937 में। इसके अन्य नाम है वर्धा शिक्षा सम्मेलन। वर्धा शिक्षा सम्मेलन जिसे बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 1937 में आई थी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, बुनियादी शिक्षा। इसको कैसे याद करेंगे? वर्धा शिक्षा सम्मेलन, इसका वाक आप समझ लीजिए बा, इसका समझ लीजिए बू, तो बाबू 1937। जाकिर हुसैन समिति नई तालीम योजना इसको बोला जाता है, जाकिर हुसैन समिति को, ये भी 1937 में ही आई थी। उसके बाद बुनियादी शिक्षा योजना को कब लागू किया गया था? यानी कि जो वर्धा शिक्षा थी 1937 में आई थी, लेकिन इसे लागू किया गया था 1938 में। अब बात करते हैं सर्जेंट रिपोर्ट 1944 की। इसका अन्य नाम है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। सर्जेंट रिपोर्ट 1944, यहाँ हमने सब एक आर्डर में रखा हुआ है जो एक क्रम से चल रहा है। सर्जेंट रिपोर्ट 1944, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अध्यक्ष इसके थे सर जॉन सर्जेंट। विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूजीसी का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट इसके 2 साल बाद 1948 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 49 है तो आप 49 भी समझ रखिए, 1948 1949। फिर इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1952-53 में होती है। यहाँ पे गठन होगा, घटना नहीं होगा, देखते हैं अगर मिट जाए तो। नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं। 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को होता है। इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिनका पूरा नाम है। सचिव है AN बसु। माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष की थी और ये कक्षा 5 से 11 तक के लिए, जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत। इस प्रतिवेदन इस रिपोर्ट में टोटल 224 पृष्ठ थे। इसके पहले वाले में 600 पृष्ठ थे, इस वाले में 224 पृष्ठ थे। और इसमें बात करें अध्याय की तो इसमें 15 अध्याय थे। अब बात आती है शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। ये आया था 1964 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी, GS कोठारी के नाम से जिससे आप जानते होंगे। इन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई थी, इसमें 12 भाग थे तथा कार्य योजना 1992 में। कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर 1966 ईस्वी में बल दिया था। प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट ही होता है यहाँ पे। कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर 1966 में बल दिया था, जो कि 1986 में लागू हुई थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1986-87 में की गई थी। 10+2+3 समिति का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में 1976 ईस्वी में शामिल किया गया था। स्कूली शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जिसे NCF कहा जाता है, ये 2005 में आया था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन 1960 ईस्वी में। प्राथमिक शिक्षा जो कि 14 से 8 वर्ष के बालक के लिए थी और यह कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए थी। इसके अंतर्गत प्रारूप के 2 स्तर हैं। माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन हुआ था, जो कि 1948 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिए हरटांग समिति की नियुक्ति, हरटांग समिति, ये 1929 ईस्वी में हुई थी। अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए मुदालियर आयोग ने सुझाव दिया। अध्यापकों की दशा सुधारने के लिए किस आयोग ने सुधार दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग ने, जो कि अध्यापकों की दशा सुधारने पर बात की थी। फिर अध्यापकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात किसने की थी? ये भी मुदालियर आयोग ने की थी। फिर कम से कम आधे अध्यापकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का काम कोठारी आयोग।
अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आवास और कोठरी दोनों सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आवासीय सुविधा को कोठारी आयोग, और ये दोनों जो कि शिक्षक के लिए सिफारिश करते थे मुदालियर आयोग। उसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत किस वय वर्ग के वयस्कों को यहाँ पर कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर बल दिया, तो 15 से 35 वर्ष के, और इसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। प्रौढ़ शिक्षा का नया नाम समाज शिक्षा कब प्रदान किया गया, 1949। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक या तो कन्वर्ट करने में दिक्कत की वजह से हो गई है, हो सकता है, लेकिन मैं आप समझ लीजिए कब प्रदान किया गया, 1949। दूरस्थ शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई थी। ये ओपन यानी डिस्टेंस एजुकेशन की बात कर रहा है। दूरस्थ शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई थी। अब भारत में बात करें तो भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए मुक्त विश्वविद्यालय पहला जो ओपन हुआ था वो तेलंगाना मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद उसके 3 साल बाद इग्नू में 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो राजर्षि टंडन जो कि इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ध्यान दीजिए, देखिए भारत की बात करेगा तो 1982, फिर उसके बाद यहाँ पे इग्नू की बात करेगा तो 85, और राजर्षि टंडन की बात करेगा जो कि यूपी में है तो 1998 में। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय ये राजस्थान में है। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय ये कोलकाता में है। NIOS की स्थापना की बात करें तो नवंबर 1989 ईस्वी में NIOS की स्थापना हुई थी। अब विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन अगर आया तो 4 प्रकार के होते हैं। अब डिटेल में नहीं जाएंगे कहीं तो काफ़ी समय जो है आपका जाएगा। भारत में शिक्षा विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व कब प्रकाश में आया, तो ये 1945 में आया। भारत में शिक्षा मंत्रालय का गठन 1947 में हुआ। किस वर्ष शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग बना दिया गया, तो ये 1985 में। 45, 47 और उसके बाद ये 85 में अस्तित्व आया था। 45 में शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ 1947 में, और इसके बाद ये कब MHRD मिनिस्ट्री जो बना दिया गया 1985 में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ये 17 अगस्त 1995। अब बात करते हैं NCERT की। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को होती है। अब अगर बात करें NCERT के पुनर्गठन के, तो ये 1969 में इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक स्वायत्त शासी संगठन है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार की एक संस्था है, संगठन है, तो एक स्वायत्त शासी संगठन है। चीयर परियोजना का संबंध NCERT से ही है। अब NAAC की बात करते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल। इसका गठन 1994 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये क्या करता है, किसी भी जो है यूनिवर्सिटी या फिर कोई बड़ा कॉलेज है तो उसको एक प्रमाण जो है ग्रेड सिस्टम प्रदान करता है। NAAC संस्थानों को 8 श्रेणी पर ग्रेड देता है, यानी कोई भी संस्थान होता तो उसको 8 श्रेणी का ग्रेड देता है। अब बात करते हैं SCERT। जिस तरह से केंद्र में NCERT है उसी तरह राज्य की SCERT है। अपने उत्तर प्रदेश का है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरुआत की गई थी, तो मिड डे मील से संबंधित है। ये 15 अगस्त 1995 को। और सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 2001। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन कब हुआ था, तो रंगराजन समिति का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था, और इसी में ही परीक्षा सुधार कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 आया था। तो बस यही तक हमारे 55 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने और क्वेश्चन इसके अंदर डिटेल किया तो लगभग 70-80 या फिर 80-90 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हमारे कुछ तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा मेहनत की कोशिश अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन कोशिश करेंगे, अगर हमें पास समय मिलेगा तो हम उसको टाइप करके फिर आपको जो कुछ मेन क्वेश्चन है आपको जो है दे देंगे। बाकी इसका PDF को लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।